कोरोना टेस्ट बढ़ने के बजाय कम हो गए। सबसे बड़ा सूबा पंजाब टेस्टिंग में सिंध से भी पीछे। कोरोना के अरूज पे टेस्टिंग शरह में पुरअसरार कमी समझ से बालातर है। कोरोना फैलाने का इल्जाम मुसलमानों के सर। भारत अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार। मजहबी आज़ादी में भी कई दर्जे कमी। अमरीकी मिशन की रिपोर्ट ने सेकुलर भारत का पर्दा चाक कर दिया। और बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, हर जगह अपनी जानदार अदाकारी का सिक्का जमाया इरफान खान आज मुंबई में इंतकाल कर गए। इस बारे में तो हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रा टेस्टिंग की बात करते हैं, क्योंकि हमें ये लग रहा है, इनफैक्ट स्टैट्स ये बता रहे हैं कि जूं कोरोना बढ़ा है टेस्ट्स की तादाद कम हो रही है। बिल्कुल, आपको बताएं कि कोरोना अरूज पर है और सवाई सिंध, आई वुड से सवाई सिंध के पूरे मुल्क में रोज़ाना की तादाद बढ़ने के बजाय कम से कम तर होती जा रही है और हुकूमत की ये पॉलिसी समझ से बाहर है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि इस सूबे में कोरोना इन्फेक्शन रेट 11 और 12 से कम होकर 8.15 यानी 8.15% हुआ है, जो अच्छी बात है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कल तक हमने 43,949 टेस्ट किए थे। पिछले 24 घंटों में हमने 4,112 टेस्ट किए। ये आज तक के सबसे ज़्यादा तादाद है। पहली बार हमने 4,000 टेस्ट को क्रॉस किया है। इस तरीके से टोटल टेस्ट की तादाद 48,061 हो गई है। सिंध में इन्फेक्शन रेट कम नज़र आने की एक वजह यह भी है कि यहाँ टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है और मुल्क के दीगर हिस्सों में टेस्टिंग बढ़ाने के बजाय कम की जा रही है। वफाकी इदारे बार बार ये कह रहे हैं कि टेस्टिंग की इस्तेदाद 40,000 यौमिया तक है। आज पाकिस्तान दिन में 30 से 40,000 टेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो हमारा लेबॉर्ट्रीज़ का लॉजिस्टिक सिस्टम है वो इस काबिल हो जाएगा कि ये 30-40,000 टेस्ट हम रोज़ के कर सकें। और आपको ये भी बताएं कि ये हकीकत है कि इस वक्त सिंध में यौमिया 3,000 टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन पंजाब में आबादी बहुत ज़्यादा होने के बावजूद ये शरह 2,000 से आगे नहीं बढ़ रही। सूबाई हुकूमत भी किसी हद तक ये मान रही है। ये वबा अभी तो नहीं जा रही, इट विल टेक सम टाइम। बहुत बड़ी आबादी है तो नेचुरली हमें टेस्टिंग कैपेसिटी अपनी मज़ीद बढ़ानी पड़ेगी हर हाल पे, तो इंशाल्लाह बढ़ जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस फैसिलिटी से मुस्तफ़ीज़ हों। लैब्स की कैपेसिटी बढ़ाने में वक्त लगता है और वक्त जो दरकार था वो हमने इस पूरे लॉकडाउन का पूरा मुकम्मल फ़ायदा उठाया। खैबर पख्तूनख्वा में रोज़ाना 1,000 और बलूचिस्तान में 300 से 400 टेस्ट किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा नफीसा शाह ने ट्विटर पर सरकारी आदाद-ओ-शुमार का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि सिंध के अलावा पूरे मुल्क में टेस्टिंग पुरअसरार तौर पर कम करने की वजह क्या है। इसी पे ज़रा हम बात करते हैं, माहिराना राय लेंगे। मारूफ साइंसदान और चेयरमैन टास्क फोर्स साइंस और टेक्नोलॉजी डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे लिए आपने वक्त निकाला है। अब तक हमारे रोज़ाना टेस्टिंग कोई 15,000 से बढ़ी ही नहीं है पा रही। मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। सिंध में तो कुछ टेस्ट ज़्यादा होना शुरू हुए, लेकिन बाकी मुल्क में तो वो भी नहीं हो रहे। तो ये कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ पा रही? अब तो हमें ज़रा वॉर फुटिंग पे काम करना चाहिए और टेस्टिंग ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। सूबे जो हैं उनकी अपनी अपनी एफिशिएंसीज़ हैं, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, और वो जिस हद तक वो एफिशिएंसी है, जिस हद तक कैपेबिलिटी है, उसी हद तक काम कर रहे हैं। इसको बढ़ाने के लिए एक तो आपको पूल टेस्टिंग शुरू करनी चाहिए, जो मैंने आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले कहा था कि आप मुख्तलिफ सैंपल मिला के और एक एक टेस्ट करने के बजाय 10-10 सैंपल या 15-15 सैंपल मिला के टेस्ट करें, तो आपकी जो कैपेसिटी है ये 10 गुना इंक्रीज़ हो सकती है। दूसरे हमें चाहिए कि जो यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च सेंटर्स हैं जहाँ पे PCR मशीन मौजूद हैं और जहाँ टेक्नीशियन मौजूद हैं, उन हर एक इदारे को जो अपनी मशीन और टेक्नीशियन देने के तैयार है,
उनको 50-50 लाख रुपए ऑफ़र करें, ये मशीन उनसे लेकर और हॉस्पिटल्स में दे दें ताकि उनकी कैपेसिटी बढ़ जाए और वो नई मशीन अपने इंपोर्ट कर सकते हैं। ये दूसरा स्टेप है। और तीसरा ये है कि क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम्स सही करें, जिसमें स्वाब से लेकर उसकी मशीन की ऑपरेशन तक पूरा जो क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम सही होना चाहिए। वरना आपके जो टेस्ट आ रहे हैं उनके ऊपर कोई रिलायबिलिटी नहीं है। जो किट्स हैं उनकी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए उन मशीन से जिनके ऊपर वो ऑपरेट हो रही हैं, किट्स जो इस्तेमाल हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो है रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि कितना बड़ा तूफान है जो ये आ रहा है। बड़ी टेस्टों की important आपने तादाद और बात- दूसरा टेस्टों की रिलायबिलिटी एक और बड़ा क्वेश्चन Absolutely, मार्क। क्योंकि जिस तरह हमने आपको कुछ दिन पहले भी बताया है कि जो लोग एक दफ़ा पॉजिटिव आए हैं वो दोबारा कराते हैं तो नेगेटिव आ रहे हैं, मतलब ये कंफ्यूजन भी साथ साथ चल रही है। डॉक्टर साहब, माहिरीन तो कुछ एक माह से ही अब ये कह रहे हैं, डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, लेडी डॉक्टर्स हों, कि पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। आप भी कहते रहे हैं कि ये तादाद बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इस वक्त 15,000 के करीब हमारे पास तस्दीक शुदा कोरोना के केसेस हैं। आपके ख्याल में असल फिगर क्या होगी? रोज़ाना हम कितने टेस्ट करें तो हमें ज़रा क्लैरिटी मिल जाए कि रियलिटी में ये सिचुएशन है? हमें असल तादाद का पता ही नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग आप सिर्फ 6-7 हज़ार कर रहे हैं रोज़ाना। आपको 70-80 हज़ार टेस्ट रोज़ाना आप करते तो आपको पता चलता कि क्या सिचुएशन है पाकिस्तान में। इस वक्त जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो एस्टिमेट किया है कि जुलाई के वस्त तक तकरीबन 2 लाख अफराद हो जाएंगे जो कोरोना में मुब्तला होंगे। मेरी राय में इस वक्त जो तादाद है वो जो ऑफिशियल फिगर से यकीनन दुगनी या तिगनी ज़रूर होगी, लेकिन एक बात जो खुश आइंद है वो ये है कि जो अमवात की तादाद है, जिसके बारे में हम किसी हद तक सर्टेनिटी से कह सकते हैं कि ये सही है, 10-20% ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसकी तादाद बहुत कम है, जिससे लगता है कि यहाँ पे उसकी सिवियरिटी जो है, जो शिद्दत है वो कम है पाकिस्तान के अंदर। तो इसलिए इसकी बहुत ज़रूरत है कि इस वक्त सिर्फ 25 हमारे पास PCR मशीन चल रही हैं, जिससे आप 20,000 टेस्ट की आपके पास कैपेसिटी है। इसको फ़ौरन बढ़ा के आप कम से कम 1 लाख टेस्ट रोज़ाना की कैपेसिटी पे लेकर आएँ और फिर रैंडम टेस्टिंग शुरू करें, यानी कि सिर्फ वही नहीं जिनमें अलामतें हैं, बल्कि जिनमें अलामतें नहीं भी हैं उनको टेस्टिंग शुरू करें, ताकि आपको सही पता चल सके कि कितने % पॉपुलेशन जो है वो इसमें मुब्तला हो चुकी है। डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया था पूल टेस्टिंग का। कुछ हुकूमतें पूल टेस्टिंग या एक गिरोह के किसी एक शख्स का सैंपल लेकर टेस्ट करने पर गौर कर रही हैं। एक दफ़ा फिर ज़रा डिटेल में बता दीजिएगा कि ये तरीका कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। पूल टेस्टिंग बहुत अहम है और करनी चाहिए, और मैंने इसके बारे में तकरीबन 2-2.5 हफ्ते पहले रिकमेंडेशन दी थी, और शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर में तो ये शुरू हो गई है, लेकिन बाकी जगह सब जगह इनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए पूल टेस्टिंग। जो दूसरा इंडिविजुअल टेस्टिंग है, जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल पे ऊपर टेस्टिंग होती है या एंटीबॉडीज़ को टेस्ट करते हैं, ये भी टेस्ट किया जा सकता है, ये देखने के लिए कि इनके अंदर कोरोना वायरस तो नहीं है। लेकिन बहुत सी दफ़ा ये होता है कि शुरू में जब इन्फेक्शन होता है तो पहले 2-3-4 रोज़ जो है वो एंटीबॉडीज़ मुमकिन है कि एक आदमी इन्फेक्टेड हो, लेकिन एंटीबॉडीज़ इतनी ना आई हो कि डिटेक्ट हो सकें। तो इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इस जो इंडिविजुअल टेस्टिंग ऑफ एंटीबॉडीज़ है। शुक्रिया आपका। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। जहां हमें टेस्ट की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है, वहीं उनकी रिलायबिलिटी को भी यकीनी बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि कंपैटिबिलिटी भी होती है कि किस तरह का टेस्ट किस मशीन में जा सकता है। एग्जैक्टली, वो मशीन भी मैच करनी चाहिए। देयर आर मेनी फैक्टर्स जो बीच में इन्वॉल्व होते हैं। पूल टेस्टिंग का भी उन्होंने एक दफ़ा बता दिया कि ये भी किया जा सकता है। इन एनी केस, इन अ नटशेल कहने का मकसद ये है कि अभी जो हमारे फिगर्स हैं वो ठीक हैं, कंट्रोल में भी हैं परहैप्स, लेकिन कितने रियल हैं, कितने एक्यूरेट हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अब बताएं वो बात जो हम शुरू में कर रहे थे अब्दुल्ला, जिसकी वजह से आपका दिन का आगाज जरा काफी लोगों का इट्स अ सैड स्टोरी। मारूफ बॉलीवुड क्या, हॉलीवुड क्या, अब दुनिया भी कहते हैं ना ग्लोबल विलेज है, तो स्टार्स की भी बाउंड्री है, अदाकारों की, फनकारों की भी कोई बाउंड्री नहीं होती। अदाकार इरफान खान 56 साल की उम्र में आज मुंबई में इंतकाल कर गए हैं। इरफान खान की तबीयत अचानक ख़राब होने पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया और उनकी तदफीन अब लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक हो चुकी है। 2018 में बॉलीवुड स्टार के कैंसर में मुब्तला होने का पता चला था, जिसके बाद वो 1 साल तक
लंदन में ज़ेरे इलाज रहे। इरफान खान अपनी जानदार अदाकारी के लिए ख़ास शोहरत रखते थे। बॉलीवुड में तो उनका कोई सानी था नहीं, साथ ही हॉलीवुड में भी इरफान खान ने अपना ख़ास मकाम बनाया। और लास्ट वीक ही उनकी वालिदा का भी इंतकाल हुआ एंड शी वाज 95 और वो फ्यूनरल में भी नहीं जा सके थे। जी, आप लोगों को बल्कि पाकिस्तान में लोगों को बड़ी अच्छी तरह ये इसलिए भी याद होंगे क्योंकि इनकी कुछ साल पहले सबा कमर के साथ एक मूवी आई थी हिंदी मीडियम, लास्ट फिल्म एक्चुअली नॉट रियली। उसके बाद उनकी एक और भी आ गई थी। सबा कमर हमारे साथ है इस वक्त। सबा, बहुत ही अफसोसनाक ये खबर है। हमने सुबह आपकी ट्वीट भी पढ़ा इस हवाले से, आपने भी काफ़ी गम का इजहार किया। किस तरह पाया आपने इरफान खान को? बड़ा ज़बरदस्त किस्म की आपकी फ़िल्म उनके साथ थी और बहुत सक्सेसफुल भी हुई वो फिल्म। इरफान खान के बारे में बताइएगा। Honestly, आई एम नम टुडे। मुझे अभी तक तो ये बात आई एम इन शॉक स्टिल, लाइक मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि इट हैपेंड। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छे इंसान थे, कमाल के एक्टर थे। लॉस है सिनेमा वर्ल्ड में बहुत बड़ा, एक ऐसे इंसान को हमने खो दिया है। मेरे पास वर्ड्स नहीं आज, ट्रस्ट मी, लाइक मैं सुबह से बात ही नहीं कर पा रही, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। We can understand, Sabah. We can understand certainly. और ज़ाहिर है पहले तो इंसान को यकीन ही नहीं आता ना कि ये हो चुका है, लेकिन ये ज़ाहिर है ये सानेहा है। आपने एज अ को-वर्कर, एज अ कॉलीग कैसा पाया? वॉज ही सपोर्टिव? और ज़ाहिर है जब आप एक जगह पे काम कर रहे होते हैं तो आप अपने काम के अलावा भी बात करते हैं, तो वो किस तरह के इंसान थे? अगर कुछ शेयर कर सकें। Amazing man, brilliant co-actor. I've learned a lot from him. बहुत सीखा मैंने उनसे, और जो कॉन्फिडेंस मुझ में आया उनके साथ काम करने के बाद, और जितना कहे उनके बारे में कम है। उनका काम उनकी तारीफ है, जो इतना देखते आए हैं, देख के बड़े हुए हैं। और फिर उनके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो तो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। ऐसा रहा है कि मैं सारी जिंदगी याद रखूंगी। बिल्कुल सबा, बहुत से लोगों का यही कहना है। सबा, ये भी बताइएगा कि 2018 में इनको कैंसर जो है डायग्नोस हुआ, उसके बाद काफ़ी अरसा, कोई साल तो ये लंदन में ही रहे। फिर रिसेंटली उनकी एक और फिल्म भी आई थी। इस दौरान में आपका कोई राब्ता उनसे रहा? डिड यू कीप इन टच? कोई बातचीत हुई हो? बिकॉज ही फॉट दैट कैंसर क्वाइट ब्रेवली। काफ़ी अरसे तक बीमार रहे। मेरे प्रोड्यूसर से, मेरी बाकी जो टीम है उनसे मैं कनेक्शन में थी, उनसे मैं पूछती रहती थी उनका। खुद वो अवेलेबल नहीं थे कभी भी, क्योंकि उसके फौरन बात ही आई थिंक उनको पता चल गया था कि बीमार है और ट्रीटमेंट होता रहा उनका। लेकिन क्या कहते हैं, इरफान खान साहब काफ़ी बीमार हैं। जब मैं उनके साथ काम कर रही थी, आई आस्क्ड हिम वंस के आपने कभी चेकअप करवाया? आपकी आईज मुझे बहुत येलो लगती हैं, यू हैव सम प्रॉब्लम आई थिंक। मैंने ऐसे पता नहीं क्यों कह दिया, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आई एम फाइन, आई एम ओके। उस वक्त उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया, लेकिन उसके कुछ अर्से के बाद मुझे पता चला कि उनके साथ ये हुआ है, और ये बड़ी तकलीफ की बात थी मेरे लिए। सबा, क्या हम आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये ऑब्वियसली आपको पता है एक बड़ी टेंशन रहती है, पाकिस्तान के अदाकार इंडिया जाके एक्ट करें, इंडिया के इधर आके करें, मतलब अब काफ़ी अरसे से ये थोरोफेयर भी थोड़ा सा ख़त्म हो गया। एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, कभी आपने ये फ़र्क पाया उनमें कि आप एक पाकिस्तानी अदाकारा हैं, पाकिस्तान की सुपरस्टार हैं और वो बॉलीवुड के हैं? कोई फ़र्क नज़र आया कोई काम करने में ऑन सेट्स? इस वक्त जो हम करंट सिनेरियो है हमारी कंट्री का, हमारे क्या हर पूरी दुनिया में जिस मकाम पे हम सब खड़े हैं बिकॉज ऑफ दिस डिजीज कोरोना कोविड-19, ना बड़ा ना छोटा, ना हिंदुस्तानी ना पाकिस्तानी, आज कोई नहीं कह सकता कि मैं नंबर 1 हूँ तो मैं बड़ा एक्टर हूँ या मैं पाकिस्तानी। यार हम सब इंसान हैं। हम इन सब चीजों से निकल के आगे का सोचें, एक होके सोचें। खून चाहे वहाँ बहे यहाँ बहे, तकलीफ तो एक जैसी होती है ना। हम कब इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मुझे नहीं पता दुनिया कैसे लेती है, कैसे सोचती है। मेरे अंदर नहीं है वो बात कि मैं डिफ्रेंशिएट करूं इंसानों में या जातों में, कि वो हिंदू है मैं मुस्लिम हूँ, वो इंडियंस है मैं पाकिस्तानी हूँ। क्या पाकिस्तानी, क्या इंडियंस, क्या अमेरिकन, क्या चाइनीज, कहाँ खड़े हैं आज हम? बहुत शुक्रिया। I'm sure it must be really hard for you, Sabah, as well. और
हम सबके लिए ज़ाहिर तकलीफ दे बात है। बहुत शुक्रिया आपने हमारे बहुत लिए शुक्रिया हमारे लिए आपने टाइम निकाला और हमसे बात की। फिल्म नाकिद, फिल्म क्रिटिक और बड़ी गहरी नज़र है सिनेमा पे, उमैर अलवी वो हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। अच्छा, लेकिन आपको पता है ना, इरफान खान साहब ने हॉलीवुड में भी बड़ा काम किया। एक तो सीन्स तो हम इनके जुरासिक पार्क की एक सीरीज है उसके भी दिखा रहे थे, लेकिन अगर आपने कोई मूवी देखनी है ना इनकी तो लंच बॉक्स वो ज़रूर देखें। क्या ज़बरदस्त, क्या बहुत ही अच्छी मूवी है और पूरी फैमिली भी देख सकती है साथ। इट्स अ ग्रेट मूवी। और भी बहुत से किरदार हैं, किरदार हमेशा आम आदमी का अदा करते थे लेकिन उसे खास बना देते थे। उमैर, आप बताइएगा, बहुत सी फिल्में ज़ाहिर है हमने भी देखी हैं लेकिन आप जिस निगाह और जिस नज़र से देखते हैं वो ज़रा मुख्तलिफ है हमारी आम नज़र से, तो आप बताइए एज अ अदाकार कितना बड़ा आज लॉस हुआ है सिनेमा के लिए? देखिए, बहुत ही बड़ा लॉस है, इसलिए कि देखिए बहुत कम एक्टर्स ऐसे आते हैं जो इनका एक मुनफरिद स्टाइल होता है। कोई किसी की कॉपी कर रहा होता है पुराने एक्टर्स की, मगर कुछ एक्टर्स ही ऐसे होते हैं जो मुनफरिद स्टाइल लेके आते हैं और वो फिर उसको लोग फॉलो करते हैं। तो इरफान खान उन एक्टर्स में से थे। आपको याद होगा जिस जमाने में इन्फर्नो फिल्म आई थी, मैं टॉम हैंक्स के साथ थे, तो टॉम हैंक्स ने इंटरव्यू के दौरान, एक वीडियो इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैं इनको देख के वो हो रहा हूँ, इंस्पायर हो रहा हूँ कि क्या एक्टर हैं ये हम लोग सोचते हैं कि 10 दफ़ा कैसे बोलेंगे और ये स्क्रिप्ट देखते और ठक करके बोल देते हैं। तो जब दुनिया का बेहतरीन एक्टर टॉम हैंक्स ये कह रहा है तो हम लोग तो कुछ भी नहीं कह सकते। तो इरफान खान जो हैं उन्होंने बहुत हॉलीवुड की फिल्मों में काम किया है। स्पाइडरमैन थी, फिर अमेजिंग स्पाइडरमैन थी, माइटी हार्ट थी, द नेम सेक थी, लाइफ ऑफ पाई थी, अभी कुछ अर्सा पहले भी उन्होंने फिल्म एक की है फजल, उनकी फिल्म आई थी जो आखिरी थी। फिर आप जो कह रहे थे जैसे हिंदी मीडियम का, तो उसके बाद भी 4 फिल्में की उन्होंने। ब्लैकमेल आई, कारवान आई उनकी जो दिसंबर में आई थी 2 साल पहले, और बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म थी। तो इरफान खान जो थे वो एक अलग ही चीज़ थे। वो इरफान खान एक्टर नहीं थे, वो एक आम आदमी थे जिनको आप कोई भी कैरेक्टर पकड़ाएं तो अगर उनकी बीवी छोड़ के चले गई वो भी कैरेक्टर किया हुआ उन्होंने, उनका दोस्त उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं वो भी कैरेक्टर किया हुआ उन्होंने, एक रिक्शे वाले का कैरेक्टर है वो भी किया हुआ उन्होंने, एक ऐसे आदमी का जो बड़ी उम्र का है लंच बॉक्स में वो भी किया हुआ उन्होंने। बिल्कुल उमैर, यू आर वेरी राइट। बल्कि आई वुड इवन गो एज फार एज टू से कि जब आपको पता चलता था कि किसी फिल्म में की कास्ट में इरफान खान भी हैं तो आपका दिल चाहता था कि वो फिल्म देखने के लिए, क्योंकि आपको एक तसल्ली हो जाती थी कि ये अच्छी फिल्म होगी। बहुत बहुत शुक्रिया उमैर, विश वी हैड द टाइम टू टॉक टू यू मोर अबाउट इट। लेकिन ये हम एक ट्रिब्यूट भी देना चाहते थे। देयर आर लॉट्स ऑफ मूवीज ऑफ इरफान खान और आजकल टाइम भी बड़ा है तो आप रिविजिट एंड वॉच अगेन। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। आपको बताएं कि भारत में कोरोना का मलबा भी मुसलमानों पर डाल दिया गया। सेक्युलर भारत की धज्जियां बिखर रही हैं, मगर दुनिया सब कुछ देखने के बावजूद चुप है। अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट में भारत को अक़लियतों के लिए इंतहाई ख़तरनाक मुल्क करार दे दिया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक मजहबी आज़ादी में भारत कई दर्जे नीचे आ चुका। मोदी हुकूमत ने मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों के खिलाफ नफरत पर मबनी मुहिम चलाई। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की गई। मुतनाज़ शहरियत बिल और बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद की गई। अमरीकी कमीशन ने भारतीय इदारों और ओहदेदारों पर पाबंदी की सिफारिश भी की है। दूसरी जानिब भारत में हुक्मरान सियासतदान खुलेआम हिदायत कर रहे हैं कि आवाम मुसलमानों से सब्जी न खरीदें। गोरखपुर में महज अजान देने पर इंतहा पसंद हिंदुओं ने मस्जिद पर हमला कर दिया। बाद में मुसलमान सुलह पर मजबूर हो गए। मोदी सरकार ने इन इक़दामात पर भारत में भी शदीद तनकीद हो रही है। और ऐसी बहुत सी सेन वॉइसेस हैं, ऐसी बहुत सी आवाज़ें हैं जो भारत में उठ रही हैं इस ताज़ा तरीन सूरत हाल के खिलाफ। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। शाह साहब, अमरीका के कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी ने भी भारत को अक़लियतों के लिए ख़तरनाक मुल्क करार दे दिया है। कितनी अहम पेशरफ्त है, इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं फॉर इंडिया? एक गैर जानिबदार इदारा जो मुहाफिज है मजहबी आज़ादियों का, आज वो अपनी 2020 की रिपोर्ट जब शाया करता है तो कहता है कि भारत दुनिया में एक ख़तरनाक मुल्क है अक़लियतों के लिए, इसको ब्लैकलिस्ट होना चाहिए, इस पे सैंक्शंस लगनी चाहिए। और ये वो इदारा है जो बाईपार्टिजन नेचर का है, सिर्फ हुकूमती इदारा नहीं है, इसमें कोई हुकूमती इदारा नहीं है और सिर्फ हुकूमती पार्टीज का हिस्सा नहीं है। दोनों मेन स्ट्रीम पार्टीज इसको ओन करती हैं और बाईपार्टिजन ओनरशिप है। तब ये इदारे, और फिर आप देखें इंटरनेशनल मीडिया देखें ना, आज वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन, ये वो अखबारात हैं जिनकी राय को लोग अहमियत देते हैं।
उन्होंने भी कहा है कि जो पाकिस्तान कहा करता था, आज वो इंटरनेशनल मीडिया उसकी तायीद कर रहा है। वो कह रहा है कि बीजेपी सरकार का जो रवैया है उसमें तासुब है, वो इम्तियाजी सलूक बरत रहे हैं, वो कवानीन इस किस्म के बना रहे हैं जिसपे मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। आप देखें कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, आप देखें NRC, ये अमली इक़दामात हैं जिससे कि मुसलमानों को और दीगर अक़लियतों को गैर महफूज किया जा रहा है। शाह साहब, आपसे ये भी पूछना चाहते हैं, भारत में कोरोना की वबा के बाद मलबा मुसलमानों पर डालकर जो कुछ हो रहा है वो ऑब्वियसली किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए शर्मनाक ही होगा, लेकिन मोदी सरकार को परवाह बिल्कुल नहीं है। तो पूछना ये चाहते हैं कि इस अमल का भारत को क्या नुकसान हो सकता है, क्या रेपरकशंस हो सकते हैं? ये जो तनकीद आ रही है, आप देख रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में, गल्फ की कंट्रीज में लोग अब चिल्ला उठे हैं। OIC से हम बात करते रहे, मैंने कई खतूत लिखे, सलामती काउंसिल को लिखे, अक़वाम मुत्तहिदा को लिखे, लोगों ने खत पढ़े, नोटिस भी किसी हद तक लिया होगा, लेकिन आवाज बुलंद नहीं की, और जिस अंदाज से आवाज बुलंद करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। चुनाचे मैंने एक नया खत लिखा है, OIC के जितने वज़राए ख़ारिजा हैं उनको मैंने खत लिखा है कि देखें, अब निशाने पर पाकिस्तान नहीं है, आज निशाने पर इस्लाम है, आज निशाने पर मुसलमान है। ये OIC का वजूद किस दिन काम आएगा? ये OIC हमने किस लिए खड़ी की थी? हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं, पाकिस्तान इसका बुनियादी रुकन है, और पाकिस्तान कह रहा है कि दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। गल्फ के अवाम जो है उसका नोटिस ले रहे हैं, रॉयल्टी ने नोटिस लिया है, UAE में, कुवैत में, ओमान में नोटिस लिया है। तो आज OIC पर इस पे एक उनको पोजीशन लेनी होगी। और मैं आपको ये कह दूं, लोग एक तकाबली जायजा पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट को देखें कि बाबरी मस्जिद में उनका रवैया क्या था, और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को देखें कि ब्लास्फेमी लॉ पर उन्होंने क्या पोजीशन ली, और आपने देखा कि किस तरह यहाँ से रिहाई हुई। लोग आज एक तकाबली जायजा पेश कर रहे हैं कि वहाँ जो मसीह बिरादरी के साथ जो फोर्स कन्वर्शन हो रही है उसका भी नोटिस ले रहे हैं, और लोग देख रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान में करतारपुर की राहदारी खोली गई है, एक नई सिख यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई है। शुक्रिया आपका शाह साहब, आपने वक्त दिया। और यकीनन अच्छा, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था लेकिन अब हमारा राब्ता बहाल हुआ है। तो शाह साहब, आपसे लास्ट ये भी पूछना चाहते हैं कि भारत पर तनकीद होती रही है, बयानात आते रहे हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि मोदी सरकार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है, कोई दबाव कारगर अभी नहीं साबित हुआ। आलमी बिरादरी को क्या करना चाहिए? अभी आप इंटरनेशनल मीडिया की भी बात कर रहे थे, किस तरह भारतीय मुसलमानों को महफूज बनाया जाए, क्योंकि ये सिलसिला कम नहीं हो रहा, बढ़ ही रहा है हर रोज़। म्यूचुअल इस रिस्पेक्ट और एग्जिस्टेंस के तकाजे इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि दुनिया अब खामोश नहीं रहेगी, उसको नोटिस देना चाहिए और भारत पर दबाव डालना चाहिए कि वो अपने रवैये तब्दील करें। और वो रिपोर्ट कह रही है कि उनको ब्लैकलिस्ट करो, अगर वो अपने रवैये पर अपनी हक दर्मी में कायम रहते हैं तो उनके खिलाफ सैंक्शंस लगाओ। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब हमसे बात करने का, एंड यू आर वेरी राइट, दुनिया देख भी रही है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया के अंदर से भी बहुत सी आवाज़ें जो अच्छा, हैं वो निकल रही हैं। हर रोज़ आप जब इस तरह की खबरें सुनते हैं ना, तो आप शुक्र अदा करते हैं कि हमारे जो बुजुर्गान हैं उन्होंने हमारे लिए एक अलहदा मुल्क का इंतज़ाम एहतमाम कर दिया और उसके लिए जद्दोजहद और कोशिश की, क्योंकि वहाँ तो बहुत बुरे हालात हैं। और ये शुक्रिया तो खैर हम कब से कर ही रहे हैं, दैट गोज़ विदाउट सेइंग, वो तो है ही, लेकिन इंडिया में जो हो रहा है ये भी बहुत ही परेशान कुन किस्म की बात है। ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए एक दिल हिल जाता है सोच के कि जो उधर रह गए, जिनकी जो मजबूरियाँ थीं, खैर वो मिलियंस ऑफ पीपल बहुत ही बुरी स्टेट पे हैं इस वक्त, बहुत अच्छी तरह ये जाहिर हो रहा है। वील सी यू इन द सेकंड आवर ऑफ जियो पाकिस्तान, स्टे विद अस। कैन आई जस्ट से एक चीज़ जो कि अभी मुझे किसी ने ट्वीट करके बताया है, किसी ने मुझे याद दहानी कराई है कि प्लीज़ आप अपने फेस को टच करती हैं और फेस को भी नहीं टच करना चाहिए, तो ये भी मुझे ख्याल आया। आपको पता है आप क्या याद दहानी करा रहे हैं? ये जब ये कर रही थी ना टच, तो मेरी निगाहें तो सामने थी, लेकिन मैंने जज कर लिया था कि यहाँ कोई गलत काम हो रहा है। उस टाइम मैं फंसा हुआ था किसी काम में, मैं कह नहीं सका, लेकिन बस मैंने अब कह दिया। शुक्र है आपने कह दिया करना, तो किसी ने, एंड दिस इज वेरी गुड। तो ये भी एक रिमाइंडर है कि प्लीज़ अपने फेस को ना टच किया करें। और वैसे स्टैट्स कहते हैं कि कोई लगभग 1 मिनट में इंसान 3 दफ़ा अपने फेस को टच जरूर करता है। लेकिन अब जाहिर है हमें अपनी आदतें बदलनी है, तो ये भी बदलें। हम शुरू करते हैं विद दिस आवर्स टॉप स्टोरीज।
मौलाना फजलुर रहमान फिर सरगर्म, शहबाज शरीफ समेत अपोजिशन रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते। 18वीं तरमीम का दिफा करना है या मकसद कोई और है, मौलाना ही से पूछेंगे। साबिक मावन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की परफॉर्मेंस पर सवाल कोई और नहीं, खुद वफाकी वजीर उठा रहे हैं। वजारत इत्तलात में तब्दीलियों की कहानी इतनी भी सादा नहीं जितनी लगती है। That is a beautiful message, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स जो है ना वो बस they lose their temper, they lose their cool. हाँ, अच्छा जी, बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट और अपनी टॉप स्टोरी से ही शुरू करते हैं और आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर सियासी मैदान में मुतहरक हुए हैं और अपोजिशन जमातें इस बार बज़ाहिर 18वीं तरमीम को बचाने के लिए इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन हो सकता है कि इससे भी बड़ा कुछ करने का इरादा हो, लेकिन क्या, इसका आगे चलकर ही पता चलेगा। पीर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और JUIF के अमीर मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। 18वीं आईनी तरमीम से मुतालिक बातचीत की गई और मौलाना फजलुर रहमान ने बाद में कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को फ़ोन किया और 18वीं तरमीम पर मुशावरत भी की। मौलाना ने अपोजिशन के दूसरे रहनुमाओं हासिल बसिंजो, प्रोफेसर साजिद मीर और मौलाना अवैस नूरानी से भी टेलीफोनिक राब्ता किया। राब्तों के बाद मौलाना की जानिब से एलामिया में कहा गया, अपोजिशन रहनुमाओं ने 18वीं तरमीम का मुकम्मल दिफा करने पर इत्तफाक किया है। 18वीं आईनी तरमीम के खात्मे की हुकूमती साजिश किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। एलामिया में कहा गया है कि 18वीं तरमीम में तब्दीली के बजाय उस पर अमल को यकीनी बनाया जाए। NFC अवार्ड के तहत सूबों के हकूक़ का हर हाल में दिफा करेंगे। मौलाना साहब से खुद ही हमने वादा किया आपसे कि उनसे पूछ लेते हैं, तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मौलाना साहब, आप सियासी तौर पर काफ़ी दिनों से इतने मुतहर्रिक नहीं थे, कल अचानक फिर आपने अपोजिशन के कई लोगों से राब्ते शुरू किए और फिर बात भी हुई, उसके बाद एलामिया भी आया, क्या वजह बनी है? जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है 18वीं तरमीम वाली, सिर्फ यही वजह बनी? 18वीं तरमीम तो एक ऐसी मुत्तफ़क़ा तरमीम है कि जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने से लेकर अब तक जितनी तरामीम हुई थी और जिससे कि एक पार्लिमानी तर्ज हुकूमत का हुलिया बिगड़ चुका था, उसको दोबारा असल चेहरे में लाना और 1973 के आइन को उसके असल की तरफ वापस लौटाने की एक बड़ी कोशिश हुई थी संजीदा। तो एक बहुत बड़े इत्तेफाक राय के बाद आज हुकूमत कहती है कि जी इसको दोबारा गौर करते हैं। तो हमेशा हम नए नए तजुर्बे करते रहेंगे, हमेशा हम इत्तेफाक राय के बाद एक नया तनाज़ा खड़ा करते रहेंगे। तो इस हवाले से मैंने फिर तमाम सियासी अकाबरीन के साथ, तमाम पार्टी सरबराहान के साथ रब्ता किया और उन्होंने बिल इत्तेफाक इस बात पर जोर दिया और इत्तेफाक किया इस बात पर कि हम 18वीं तरमीम में किसी किस्म की कोई तरमीम की इजाज़त नहीं दे सकते। इससे आइन के हवाले से जो इत्तेफाक राय मौजूद है उसको सपुतार होने का ख़तरा है। हम दोबारा जो है नए नए मुश्किलात जो है वो उसको दावत नहीं दे सकती। अच्छा मौलाना साहब, ये भी बड़ी हकीकत है एंड विद ड्यू अपॉलॉजीज़ मैं बताना चाहती हूँ आपको कि वज़ीर आज़म के इंतखाब से धरने तक देख लें, अपोजिशन की जमातें आपके साथ ऐलानात की हद तक तो होती हैं, अमली तौर पर आपके साथ खड़ा कोई नहीं होता और ये हमने देखा है। तो अब भी आपको उम्मीद है कि मुश्तरका अपोजिशन की एक ताकत अभी कहीं मौजूद है और सारे मिल के करेंगे कुछ? देखिए, इस वक्त तो तमाम अपोजिशन जमातों जो है, बड़ी जमातें हों, छोटी जमातें हों, उन्होंने मुझे जो फ़ोन पर अपना इंदिया दिया है, तो यहाँ तो हम सब एक पेज पे हैं, एक इत्तिफाक राय मौजूद हैं। यहाँ तक कि NFC अवार्ड के हवाले से जो नई बातें की जा रही हैं और जिसमें वो जो वफाक के महसूलात में सूबों का हिस्सा है वो उनको न देने के फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं, इस पर भी तमाम ने इत्तेफाक राय किया है कि नहीं, वफाक के जो महासिल है उसमें सूबों को जो पहले से तयशुदा एक अवार्ड है उस पर अमल दरामद होगा और उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं लाई जाएगी। तो जाहिर है कि इस हवाले से तो एक इत्तेफाक राय कल भी मौजूद था, आज भी मौजूद है और उसका एहतराम होना चाहिए।
अच्छा मौलाना साहब, ज़ाहिर है अब आप ज़रा सियासी तौर पे हमें मुतहर्रिक लग रहे हैं इन राब्तों के बाद, लेकिन इस पर कोरोना का मसला आपको पता ही है, लॉकडाउन की सी सूरत हाल भी है, जितना भी है मईशत को संभालने की कोशिश भी की जा रही है, लोग भी ज़रा परेशान हैं। तो क्या अभी आपको लगता है कि ये वक्त है कि अपोजिशन ये सब कुछ करे या हुकूमत को टफ टाइम दे या गिराने की कोशिश, अभी तो सपोर्ट करना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, अगर कोरोना वायरस से सियासी मौक़िफ़ तब्दील होते तो फिर तो किसी को भी कल कोई बुखार हो जाए तो वो फिर बुखार के साथ अपना मौक़िफ़ भी तब्दील कर ले, किसी को कोई दिल की बीमारी हो जाए तो उसके साथ सियासी मौक़िफ़ भी तब्दील हो जाए। जाहिर है कि उज़र होता है, चाहे वो एक फ़र्द को लाहिक़ हो, चाहे वो पूरी कौम को लाहिक़ हो, और उसको ये समझना है कि मुझे तो अच्छा मौका मिल गया है। तो इस तरह तो लोग दुनिया से चले भी जाते हैं और वफात भी पा जाते हैं, फिर उसके ऊपर खुशियाँ मनाना कि चलो मेरे मद्दे मुकाबिल जो है वो अब दुनिया में नहीं रहा, तो मैं इस तरीके से नाजायज़ हुकूमतों को जवाब न फराहम किया जाए। ये एक धांधली की हुकूमत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजल रहमान एक दफ़ा फिर मुतहरिक हुए हैं। कोरोना लॉकडाउन के दिनों में दुनिया भर में घरेलू तशद्दुद में खौफनाक इजाफा हो रहा है और इसके बारे में हम पहले भी आपको जिक्र करते रहे हैं। घरेलू तशद्दुद को रोकना और पाकिस्तान में भी जाहिर है हाँ। यही सूरत हाल है, क्योंकि कल्चर तो ऑब्वियसली मिलता ही है, दोनों सब कॉन्टिनेंट का एक जैसा ही है। और ये ऐसी चीज़ है अब्दुल्ला, कल्चर और नो कल्चर, ये तो अक्रॉस द ग्लोब चल पूरी रहा है। दुनिया जाहिर में है होता है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान इसमें मजीद इजाफा हुआ है, खासतौर पर इससे खवातीन और बच्चे बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। मैं अभी हुमा से ही बात कर रहा था कि बच्चों पे भी आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन अपनी निकाल रहे हैं। अगर मियाँ बीवी आपस में नहीं भी लड़ रहे तो जहनी सेहत पर लोगों को ऑनलाइन मदद फराहम करने वाले इदारे रिलीव नाउ की सरबराह वी लिव नाउ ऑलराइट जी आमना आसिफ के मुताबिक लोग अपने सेशन अधूरे छोड़ रहे हैं, उन्हें तन्हाई मैसर नहीं, ये डर है कि घर में कोई उन्हें माहिर नफ्सियात से बात करते हुए देख लेगा तो क्या कहेगा। ये भी बड़ा मसला होता है। पता ना, एक वो स्टिग्मा भी तो अटैच होता है। कई दिनों तक बहुत से अफराद का एक ही घर में रहना भी एक मसला है। माशी परेशानियों ने भी लोगों की जहनी सेहत पर मनफी असर डाला है। एब्सोल्युटली। और इसका द ओनली वे आउट ऑफ इट इज़ टू एक्चुअली कम्युनिकेट एंड टॉक। और आपको पता है ना कि अब तो इतनी ऑनलाइन हेल्प है दैट यू कैन, आप अपने अगर लिटरली फ़ोन पे भी बात नहीं करना चाहते तो आप किसी ऑनलाइन पोर्टल पे भी बात करके हेल्प ले सकते हैं। और एब्सोल्युटली अपने किसी दोस्त से बात करके, किसी बहन भाई से बात करके आप हेल्प ले सकते हैं। कभी कभार आप किसी अननोन बंदे से बात करें ना, जिसको आप पर्सनली ना जानते हो, तो वो बेहतर हो जाता है, बिकॉज यू डोंट रियली ट्रस्ट पीपल अराउंड यू। तो बड़ा मुश्किल होता है। एक और आपको बताएं, बल्कि ये तो वो स्कूल है जहाँ मैं एक्चुअली गई भी थी, डे होम साइनोसा डे होम के बारे में आपको बताएं कि 150 खुसूसी बच्चों की निगहदाश्त का इदारा है जो इन बच्चों को माहिर स्टाफ की ज़ेर निगरानी बेहतर ज़िंदगी गुजारने की तरबियत देता है। अब्दुल्ला, आपको याद होगा कि मैं इधर भी गई भी थी और इन बच्चों से ख़ुद मैंने मुलाकात की थी। आई रिकॉल ऑल दिस प्लेस। आपको बताएं कि कोरोना वायरस से जो तबकात शदीद मुतासर हुए हैं, ये इदारा उनकी मदद के लिए ख़ास तौर पर सरगर्म और मुखैर हजरात की इमदाद का मुंतज़िर है। हाँ, मुझे याद आ गया क्योंकि आप यहाँ से कुछ सामान लेके आई थी, चीज़ें लेके आई थी, और इसलिए ज़्यादा याद है कि मेरे लिए नहीं लाई थी। नहीं, कभी भी ना लाऊं, नो वे, खुद जाके लेके। लेकिन यहाँ पे अब इन बच्चों को आप देखें, इन लोगों को आप देखें, ये आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक में आपकी ज़कात और अतियात का ये एक बहुत मेजर हक़दार हो सकते हैं। इस पर हम बात करते हैं साइनोसा डे होम के बोर्ड मेंबर राहत मुस्लिम साहब। बहुत शुक्रिया राहत साहब। पहले तो देखने वालों की राहत साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, माजरत। राहत साहिबा, ये बताइए आगाही के लिए कि आपके इदारे में स्पेशल बच्चों के लिए क्या ऐसा ख़ास है जो किसी दूसरे इदारे में नहीं है? साइनोसा सोसाइटी फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ स्पेशल अटेंशन। जैसे भी इस किस्म के जो इदारे चल रहे हैं, मेरे ख़्याल से हर कोई अपने लिहाज से बहुत अच्छा काम कर रहा है और अपनी नौयत के, और जितने भी इतना अदारे यहाँ पे हैं, जितने ज़्यादा हों उतना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है इस सिलसिले में। हमारा डिफरेंस ये है कि जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि फॉर्चुनेटली हम लोग एक अंडर प्रिविलेज एरिया में हमारा स्कूल है, तो हमारे पास ज़्यादातर बच्चे वो आते हैं कि जो उस एरिया से हों और उनके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते इन बच्चों की तालीम या किसी तरह से उनको और सपोर्ट करना। तो हमारे पास कोई एक अमाउंट ऑफ फ़ीस नहीं है कि हम बच्चों से लें। जो हमारा ख़र्चा है वो तो अपनी जगह है ही इस अदारे को चलाने का, लेकिन हमने ये कंपलसरी नहीं रखा हुआ कि आप कितनी फ़ीस देंगे, एक कोई फ़िक्स अमाउंट नहीं है।
वालिदैन की जितनी इस्तात होती है, जितनी उनका बजट होता है, जितना वो हमें देना चाहते हैं, हम उनसे वो वसूल करते हैं। किसी बच्चे को हम मना नहीं करते, चाहे वो हमें एक पाई भी ना दें। जहाँ तक पैसों का ताल्लुक़ है, कोई 100 दे, 200 दे, 500, 1000, वो हम खुशी कबूल कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स दें, ताकि उनमें भी एक एहसास ज़िम्मेदारी हो। लेकिन जो अगर नहीं दे पाते तो हम उनसे नहीं लेते, क्योंकि किसी बच्चे को हम मना नहीं करते। तो मेरे ख़्याल से इस लिहाज से हम अपने आप को बहुत मुख्तलिफ समझते हैं कि हमारे यहाँ हर तरह का बच्चा आ सकता है, चाहे वो अफोर्ड करे या ना करे। राहत साहिबा, आई एब्सोल्युटली रिकॉल, मेरी आपसे पर्सनली भी बात हुई थी, और ये जो आप ले रही हैं फ़ीस या बच्चे जितना दे सकते हैं, आई रिमेंबर मीटिंग बच्चे जो कि आपने बताया था कि जो कुछ भी शायद नहीं दे सकते और वो जो कुछ दे सकते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल, विच वाज क्वाइट इम्प्रेसिव। आपका इदारा काम करता रहे, मुस्तहिक स्पेशल बच्चों को तमाम सहूलियात मिलती रहें, सबकी ऑब्वियसली कोशिश तो यही है। किस तरह आपकी मदद की जा सकती है, कोई तरीका बताएं, कोई वेबसाइट, कोई अकाउंट डिटेल्स दें जहाँ लोग जो हमें देख रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी देख रहे हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मदद तो स्पॉन्सर अ चाइल्ड स्कीम थ्रू के हो सकती है कि अगर आप एक बच्चा स्पॉन्सर कर दें। नहीं हो सकता तो जितना भी आप डोनेशन में दे सकते हैं, ज़कात के ज़रिए, खैरात के ज़रिए, या किसी भी मद में, मेरे ख़्याल में कोई ना कोई थोड़ा बहुत तो ज़रूर ही निकाल सकता है। तो सबसे ज़्यादा हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है फाइनेंशियली। अदरवाइज़ हमें वॉलंटियर्स की भी ज़रूरत होती है कि लोग आएँ और इन बच्चों के साथ अगर आप वक्त गुजारते हैं तो वो भी बहुत लम्हा कीमती होता है, और उससे लोगों में अवेयरनेस आती है कि इन बच्चों के साथ कैसे डील किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राहत मुस्लिम साहिबा फॉर स्पीकिंग टू अस। सो हमने आपको एक और एवेन्यू बताया जहां आप अपनी डोनेशंस दे सकते हैं, ज़कात, अतियात, खैरात कर सकते हैं। और मैं एक बात बताऊं कि अगर आप माली मदद नहीं कर सकते ना, तो मैं क्योंकि खुद इस जगह गई हूँ, तो आप अगर वहाँ जाके अपना वक्त भी गुजारें तो वो भी बहुत बड़ी बात है। इतने प्यारे बच्चे हैं एंड दे आर सो इंटरैक्टिव कि आपका दिल ज़्यादा लगेगा और उनका तो दिल लगेगा। इट्स अ ब्यूटीफुल और वो जो चीज़ें बनाते हैं वहाँ से आप खरीदारी भी कर लें तो उससे भी मदद ही होगी। वो आप उनके साथ मिलके बना भी सकते हैं। दे आर सो वेलकमिंग। सो वो तो अभी सब कुछ जरा बंद हुआ है, स्कूल्स वगैरह आपको बता दें। अभी नहीं, बट इवेंचुअली इंशाल्लाह सब कुछ खुल जाएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। कल हमने एक कंप्लेन की थी एंड वी वर होपिंग कि अगर हम कंप्लेन अभी करेंगे तो शायद उसका हल निकल आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको पता है कि इफ्तारी और सहरी के वक्त जहां वादा था कि बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी, गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी, गैस की तो हो रही है। ये हम जगह भी आपको बता रहे हैं जी। फेडरल बी एरिया के बहुत से ब्लॉक्स, नहीं फेडरल बी एरिया के बड़े ब्लॉक्स भी हैं, जैसे 9 और 17 तो खास तौर पर मुतासर हैं, और भी बहुत से ब्लॉक्स। गार्डन एरिया, वहाँ भी गुलिस्तान जौहर के मुताबिक इलाके हैं, जौहर मोड़ और भी बहुत से इलाके। तो यहाँ अभी तक गैस के अच्छा, मेरी कल भी लाइट गई हुई थी और आज भी लाइट गई हुई थी। Really? तो यानी बिजली के भी इश्यूज हो रहे हैं एक्चुअली। और कल तो बिल्कुल इफ्तारी से पहले लाइट गई हुई थी, तो मैंने उन्हें कंप्लेन भी की थी, तो खैर आ गई थी बिल्कुल अज़ान से पहले। who are concerned with this and who are listening to us, please do something about it, वरना हम रोज यही बात करेंगे। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और वज़ारत इत्तलात से बेदखल होने वाली फिरदौस आशिक अवान साहिबा को याद करेंगे। उनकी परफॉर्मेंस पर भी अब सवाल उठने लगे हैं, और ये सवाल खुद वफाकी वज़रा उठा रहे हैं। इस तब्दीली के अंदर की कहानी कुछ और ही लगती है। गुज़श्ता रोज़ जियो पाकिस्तान में वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी से जब हमने ये पूछा कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा को हटाने से पहले वज़ारत इत्तलात के व्हाट्सएप ग्रुप से निकालने की खबरों में कितनी सदाकत है, तो फवाद चौधरी हंस पड़े। जवाब में ये कहा कि फिरदौस आशिक अवान को हटाने में ताख़ीर हुई। उन्होंने क्या कहा था एग्जैक्टली, आपको सुनना चाहिए। नहीं, पहले से खबरें तो चल रही थी बिल्कुल जिस तरह से आपने ये कहा, और फ्रेंकली मेरे ख्याल में तो उनको तब्दील करने में देर ही हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना फैसला लेने में वक्त लिया और उन्होंने एनालाइज किया कि जो भी बेहतरीन टीम है उसको वो लेके आए हैं। लेकिन जाहिर है कि उनकी कारकर्दगी के ऊपर काफ़ी सवालिया निशान रहे हैं। और एक दफ़ा आपको याद दिला दें कि फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक अवान में भी इख्तलाफात रहे हैं। कई बार दोनों ने एक दूसरे को तनकीद का निशाना भी बनाया है। फवाद चौधरी को वफाकी वज़ीर इत्तलात के ओहदे से हटाकर ही फिरदौस आशिक अवान को मावन खुसूसी बनाया गया था। ये हम आपको पुरानी बात थोड़ी सी याद दिला रहे हैं पर्सपेक्टिव देने के लिए। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार इरशाद भट्टी साहब। सबसे पहले तो आपसे इरशाद भट्टी यही पूछेंगे कि वज़ीर आज़म इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की नई टीम ले आए हैं, आपके ख्याल में उन्हें इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई होगी, हुआ क्या था?
इमरान खान साहब का मिजाज है, वो ज़्यादा अरसे तक कोई बहुत ज़्यादा एक चेहरे को पसंद नहीं करते या ज़्यादा अरसे तक उनके साथ लंबा नहीं, उनका मिजाज है एक। दूसरी बात है पंजाब में हमारे जो पंजाब के लोग हैं वो समझ जाएंगे कि कुश्ती जो दंगल होते थे पुराने, उसमें एक दाव होता था गां मरोड़ा। गां मरोड़ा उसको कहते हैं। ये धोबी पटड़े का बाप नुमा, धोबी पटड़े का इसको बाप कह सकते हैं। यानी ये बड़ा वो होता यह था कि जब जिस पहलवान को ये गां मरोड़ा आता था वो कुश्ती करते करते अचानक उस मुखालिफ पहलवान की कमर की तरफ जाता था, उसके बाजू अपना बाजू उसकी गर्दन में डालता था और एक कलाबाजी खाकर उसको चारों साने चित कर देता था, तो उसको गां मरोड़ा कहते थे। खान साहब हमारे जो कप्तान इमरान खान साहब, ये गां मरोड़ा के मास्टर हैं। उसकी वजह ये कुश्ती देखते रहते हैं, आपस में मुआवनीन से लड़ रहे हों, वज़ीर वज़रा से लड़ रहे हों, वज़ीर मुमलकतों से लड़ रहे हों, ये कुश्ती देख अचानक फिर उठते हैं और एक गां मरोड़ा देते हैं और चारों साने चित कर देते हैं। मिसाल के तौर पे परवेज़ खटक साहब की वज़ारत आला KPK की गां मरोड़ा, कप्तान गां मरोड़ा, इसका मैंने नाम रखा हुआ है कप्तान गां मरोड़ा। नासिर दुरानी समेत 5 IGs, 5 चीफ सेक्रेटरीज गां मरोड़े, शहराम तरकई, आतिफ खान गां मरोड़ा। इसके अलावा असद उमर की वजारत ख़जाना गां मरोड़ा, जहांगीर तरीन साहब गां मरोड़ा, फिरदौस आशिक साहबा गां मरोड़ा। तो ये उन्होंने गां मरोड़ा दिया है। अब इसके बाद अब मुझे बताइए 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल बात हो रही है कि मुबैना तौर पर डॉक्टर फिरदौस साहबा ने बड़ी करप्शन की है और वो एक्चुअली मैंने भी लिखा था कि मुझे याद रहे। अच्छा भट्टी साहब, फवाद चौधरी तो सीधा कह रहे हैं कि फिरदौस आशिक अवान साहबा की कारकर्दगी ठीक नहीं थी। आपके ख्याल में क्या गलत कर रही थी वो जो उनके जाने की वजह ठहरी? वो जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, अगर उनकी सारी मालियत को इकट्ठा किया जाए तो वो 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ के मुबैना इल्ज़ामात लग रहे हैं। अब मुझे बताएं, अगर ये क्राइटेरिया करप्शन के इल्ज़ामात पर निकालना होता तो खुसरू बख्तियार साहब क्या कर रहे हैं जिन पर अरबों के इल्ज़ामात लगे हुए हैं, इसके रज़ाक दाऊद साहब क्या कर रहे हैं, नदीम बाबर साहब क्या कर रहे हैं, परवेज़ खटक साहब क्या कर रहे हैं, बाकी और लोग क्या कर रहे हैं, बाकी और मौजूद हैं। और ये 4-5 करोड़ वाली परफॉर्मेंस पे आ जाएंगे। परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। पहली बात तो थी कि परफॉर्मेंस होनी क्या थी, दिखाना क्या चाहिए था। दूसरी बात यह है कि अगर परफॉर्मेंस पे है तो 16 मुआवनीन है आपके, 5 एडवाइज़र हैं, उनकी मुझे नाम बता दे कोई बंदा के मुआवनीन 16 कौन कौन से हैं, जिनके नामों का ही नहीं पता उन्होंने परफॉर्म क्या करना है हमारे सामने। तो ये मेरा कहने का मकसद, मुझे फिरदौस आशिक साहबा से कोई उनके रवैये से या उनकी बातों से या उनकी कारकर्दगी से मुझे कोई गर्ज नहीं। मुझे सिर्फ ये इस माशरे का दुख, जो मैं ये सारी बातें आपको कही हैं, वो ये हैं कि निकालते आप किसी और वजह से हैं। इल्ज़ामात को या टोकरी आप जाते हुए उसके सर पे रख देते हैं, जा बाबा ले जा तू। आपने देखो ना, आपको पसंद नहीं, आप टीम बदलें करें, लेकिन ये जो ये केकड़ा ज़हनियत है ना, मक्खी ज़हनियत है हमारी, ये जो बिच्छू ज़हनियत है कि हर जाते हुए को जलील करना। ठीक है भट्टी साहब, शुक्रिया। आई नीड टू टेक दैट ऑल इन, सो आई नीड यू नो आई एम वेरी सॉरी टू से, आई होप आप लोगों ने बात पूरी अच्छी तरह सुनी हुई। आई गॉट स्टक एट गां मरोड़ा, सो आई एम रियली देयर। मुझे आई न्यू अबाउट धोबी पटका, मैंने पहले सुना भी नहीं। धोबी पटका तो पता होना चाहिए। व्हाट? धोबी पटका ब्रेक के बाद मिले। सो मच फॉर सेंडिंग योर तस्वीरें जो अभी आप अपनी अफ्तारी बना रहे हैं। और मुझसे भी कोई पूछ रहा था, तो आज इंशाल्लाह घर जाके मैं पहली बार इन रोज़ों का पकौड़े खाऊंगी। अच्छा, मैंने अभी तक पकौड़े नहीं खाए थे और कल मैंने शवारमा खाया था बाय द वे। What? Did you make it at home? As in जन्नत made it. So yes, हाँ घर पे ही जाहिर है। अच्छा, लेकिन अभी खाने के साथ साथ खाने को बर्न करना, as in कैलोरीज को बर्न करना बड़ा ज़रूरी है। तो हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि किस तरह से आप जो हैं एक्सरसाइज कर सकते हैं। रमज़ान में ज़रा रूटीन आउट हो जाता है, और ये रमज़ान तो और ज़्यादा कुछ डिफरेंट इसलिए हैं कि क्वारंटीन में कुछ लोग हैं, कुछ लोग क्वारंटीन में नहीं हैं, काम के टाइमिंग ऑड हैं, ज़्यादातर क्वारंटीन में, आइसोलेशन में तो आइसोलेशन में हैं। सो आप कब एक्सरसाइज कर सकते हैं वो बताएं ज़रा। मैंने नहीं बताना। अच्छा, सबसे पहले तो हम आपसे कुछ टिप्स शेयर करते हैं। बेहतरीन वक्त कौन सा है? आप एक तो चहलकदमी को जो है ना एक्सरसाइज होते हैं, हार्डकोर एक्सरसाइज, वो तो आप करें, लेकिन चहलकदमी को अपना मामूल बनाएं। और पर्टिकुलरली सहरी के बाद जब आपने फुल ओवर फीड किया होता है ना अपने आप को, चहलकदमी ज़रूर किया कीजिए।
एक्सरसाइज का बेहतरीन टाइम कौन सा है? एक्सरसाइज का बेहतरीन टाइम है या तो रोज़ा खुलने से आधा घंटा बिल्कुल पहले। नहीं, बहुत मुश्किल है आगे। हुमा, या तो अभी तो ये चलें शो हम इस टाइम कर रहे हैं, लेकिन जब हम रात का शो करते थे इससे पहले तो आई यूज्ड टू गो टू द जिम एग्जैक्टली बिफोर द इफ्तार। But that makes sense. But you're already, you know, for us, I guess it's different. नहीं, हम for us, already इधर for होते हैं। you, if you are home, तो वो बेहतरीन टाइम है कि आप आधा पौना घंटा पहले रोज़ा खुलने से पहले एक्सरसाइज कर लें। उस वक्त आपका फैट लॉस ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा जल्दी होता है, और उसके फौरी बाद आप रोज़ा खोल लेते हैं तो आपको कुछ पता भी नहीं लगता। और सहरी से पहले? सहरी से पहले भी बहुत आइडियल टाइम है। that is also एक्चुअली good. सहरी करने से पहले अगर आप थोड़ा 1 घंटा पहले उठ जाए ना, तो आप नमाज वगैरह पढ़ें और उसके बाद आप थोड़ी सी 15-20 मिनट आधा घंटा एक्सरसाइज कर लें, तो वो एक बेहतरीन टाइम है। और एक और टाइम ये है कि आपने थोड़ी सी इफ्तारी की, यानी कि आपने एक फ्रूट चाट का प्याला खा लिया और आपने 2-3 खजूरें ले ली और उसके बाद आपने एक्सरसाइज कर ली। बेस्ट, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, उसके बाद आपने एक्सरसाइज कर ली और एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद आपने अपना खाना वगैरह या जो भी दीगर इफ्तार में चीज़ें बनी हुई हैं वो आप इंजॉय कर लें, वो आप खा लें। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और इससे आपका वज़न मेंटेन रखने में आपको मदद मिलेगी। हाँ, मेरा ख्याल है कि देखें इतनी ऑप्शंस हैं, आप अपने लिए पिक भी कर सकते हैं व्हाट यू वांट टू डू, और जो डूएबल चीज़ों अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है। टेक इट ईजी, एक रूटीन में अपने आप को ज़रूर लाएं, थोड़ा करते रहें। और फिर अच्छा, मैंने अभी तक इस रमज़ान में एक कल के अलावा बाकी सारे दिन एक्सरसाइज की और मैंने की है अराउंड 8:30-9 बजे के करीब रात को, मतलब आफ्टर ना। और राइट जी, टेल अस योर टाइमिंग्स कि आप लोग कब एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि करना बहुत ज़रूरी है। टाइमिंग्स अपने आप चूज़ कर लें कि क्या करना है। वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो इंशाल्लाह। हैव अ ग्रेट इफ्तार।